ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसा कि आप नाम से पहचान पा रहे होंगे कि एक्चुअल में ये एक एम्पलीफायर का सर्किट है जो किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एम्पलीफायर है। जनरली एम्पलीफायर को इस तरीके से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ऐसा। यहां देखिए, एक जनरल जनरल सिंबल है फॉर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को जनरली एक सिंगल सिंगल एम्पलीफायर को जनरली इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, वी इनपुट, वी आउटपुट, and we know that always the input is provided with respect to ground terminal and output is also taken with respect to ground terminal। ठीक है, और ये जो सिंबल है, ये इट इज अ सिंपल सिंबल ऑफ एन एम्पलीफायर। अब यहाँ जो आज आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल से क्या मतलब है यहाँ पर, और दूसरी बात ये, इसको और शॉर्ट में ऑप एम भी बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पूरा ना बोल करके दोनों का केवल प्रेफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। ऑप एम्प माने ऑपएम, जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं ऑपएम, ऑपएम इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ऑप फॉर ऑपरेशनल, एम्प फॉर एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस सर्किटरी में इंटरनली कई सारे एम्पलीफायर्स इंटीग्रेटेड रहते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब है जो इंटरनली कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस लिए जुड़े हुए हैं, एक कॉमन मोटो को, एक कॉमन जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, जो है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब हम बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि एक एम्पलीफायर, एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेट जो है एक एम्पलीफायर है, बट उस एम्पलीफायर के अंदर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर में कई सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कई सारे एम्पलीफायर्स वो इंटरनली क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये जिस फॉर्म में मैन्युफैक्चर होता है वो है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट माने एक ऐसा सर्किट जिसे हम चिप, जो एक नेल के साइज का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके उसमें उस नेल के साइज के स्ट्रक्चर में ही ट्रांजिस्टर, डायोड, यूजेटी, एफईटी, वो सारे की सारी चीजें उस नेल के साइज के स्ट्रक्चर में ही क्या किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इंटरकनेक्टेड किए, पूरी सर्किटरी इंटरकनेक्टेड की जाती है उसमें। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है अलग अलग कंपोनेंट या डिवाइस के फॉर्म में नहीं मिलता, वो आईसी के फॉर्म में मिलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में मिलता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक प्रॉपर जो उसका नेमिंग होता है वो नंबर्स से होता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट हमें स्टडी करना है उसका नाम है IC741, इंटीग्रेटेड सर्किट 741। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट 741 इज यूज्ड फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अब मैं बता रही हूं कि ये इसका ऑपरेशनल वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब मैन्युफैक्चर किया गया, डिजाइन किया गया, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में था, तो उसका एक ही पर्पस था कि डिफरेंट टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जब डिजाइन किया गया, जब वो बिल्कुल नया नया ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो बन ही रहा था, जब उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, तो उसका मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, डिजाइनिंग का पर्पस क्या था, कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जरिए हम क्या करें, परफॉर्म कर सकें। और उसमें कौन कौन से जनरलाइज, जो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिए गए थे, इट वाज बेसिकली ओरिजिनेटेड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इंटीग्रेटेड सर्किट 741 आईसी के जरिए परफॉर्म करने के लिए जब इसको बनाया गया, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चूंकि इससे ऑपरेट कराना था, परफॉर्म करवाना था, तो इसका उस समय नाम दिया गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, बट जब ये सर्किटरी डिजाइन किया गया, उसके बाद में उसके एसोसिएट सर्किटरी और डेवलप करते गए, उसको और मॉडिफाई करते गए, तो आज की डेट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, ना केवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस बल्कि लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? जब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, अब उसको समझेंगे तो जैसे ए से बी बड़ा है कि छोटा है ना, ये ए ट्रू है कि बी ट्रू है, ए ट्रू है कि फॉल्स है, इस तरीके से मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। तो आज की डेट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो काम है, वो ना सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करना है, और भी इसके साथ साथ मेनी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है। और इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि ये जो जिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्कआउट करता है, वो उसकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, 0 हर्ट्स। 0 हर्ट्स माने डीसी, 0 हर्ट्स माने डीसी के सिग्नल पे वर्कआउट करने के साथ साथ ये जीरो है, शून्य है, ये 0 हर्ट्स के साथ साथ ये मेगा, मेगा माने 10⁻6 हर्ट्स, मेगा हर्ट्स माने 10⁻6 हर्ट्स के एसी सिग्नल्स पर भी ये वर्कआउट करता है। माने इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को हम इसको दे सकते हैं, 0 हर्ट्ज से लेकर के मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, एसी सिग्नल्स को हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। और इससे हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सारे मतलब जो मैंने यहाँ पर दिखाए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो इतने न्यूमरस टाइप का कहते हैं कि जितना आज की डेट में आप जान रहे हैं वो लगभग वो सारे है ना, जैसे लॉगरिथमिक ऑपरेशन, एंटी लॉग निकालना, वो सारी चीजें भी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म कर लेता है। अभी चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए न्यू कमर है, तो केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमें कुछ बहुत बेसिक चीजों का स्टडी करना होगा। ठीक है, और आज चूंकि पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ऑप एम्प एंड व्हाट इज इट्स सर्किट। ये जो आईसी चिप के फॉर्म में रहता है, वो 741 हम जो आईसी चिप बोल रहे हैं, वो चिप है क्या चीज, कैसा है वो, ठीक है, वो हम देखेंगे। टर्न कीजिए। नाउ सी हियर, अब मैंने इसका एप्लीकेशन आपको बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एक्चुअल में इसमें इंटरनली कौन सा सर्किट है जो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूं कि इसके अंदर में डायरेक्टली कपल्ड, डायरेक्टली कपल्ड मतलब जो एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक, दूसरा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, वेरी हाई गेन, वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम बिल्कुल एकदम बेसिक में चलें, तो दो एमीटर कपल्ड एम्पलीफायर्स होते हैं। एमीटर कपल्ड, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर कपल्ड होते हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूं कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम कुछ इस तरीके से लेते हैं यहां पर, और ये कैसा कनेक्शन होता है ये आप देखोगे कि ये इसको बोलते हैं एमीटर कपल्ड। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इस डायग्राम में देखिए कि दिस इज द Q1 ट्रांजिस्टर, दिस इज Q2 ट्रांजिस्टर, और ये Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर, जो दो ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ किया,
इस दो ट्रांजिस्टर में ये ध्यान में रखना है कि बोथ ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, each and every electrical parameter, mechanical parameter, or the designing parameter of these two transistor शुड बी आइडेंटिकल। दोनों ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल 100% जुड़वा होना चाहिए, एकदम जुड़वा भाई की तरह होना चाहिए। बिल्कुल उसका मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है, डिजाइनिंग प्रोसेस है, और जो उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ये Q1 और Q2 दोनों के बिल्कुल एक समान होने चाहिए पैरामीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको देखो तो अगर मैं इस तरीके से अलग अलग करूं कि ये एक कॉमन एमीटर है, यहां से ये देखिए कॉमन एमीटर, ये RE रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये RE रेजिस्टेंस है। एमीटर को क्या किया गया है, ग्राउंडेड किया गया। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है और एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस टर्मिनल को इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ पर बेस टर्मिनल को हम इनपुट देते हैं, एक को दिया V1 और दूसरे को दिया V2। आपको पता होना चाहिए कि ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, ये एमीटर 1 है, ये एमीटर 2 है, यहाँ पर कलेक्टर 1 है, ये कलेक्टर 2 है, और यहाँ पर मैं अगर अलग अलग बाइसिंग दे रही हूँ, ये प्लस VCC और ये भी प्लस VCC कलेक्टर रजिस्टर के जरिए। तो अभी आप क्या देख रहे हो, मैंने दो आइडेंटिकल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने दो सीई एम्पलीफायर बनाया है। और ये जो सीई एम्पलीफायर है, अब मैं इसको कैसे डायरेक्टली कपल कर रही हूं उसको देखिए। अगर यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है, दोनों को वीसीसी ही चाहिए, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ देखो ये ऐसे करके, तो आप क्या देखोगे कि प्लस VCC। अब चूंकि ये पैरेलल सर्किट है तो दो अलग अलग बैटरी की जगह हम यहाँ पे एक ही बैटरी से, यहाँ पर ये इसका ही सर्किट ऐसे करके कंप्लीट हो रहा है, इसका सर्किट ऐसे करके कंप्लीट हो रहा है, तो हमें दो अलग अलग बैटरी लेने की जरूरत नहीं है। हम ये प्लस VCC हमने दोनों को, चूंकि ये पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक ही VCC से दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इसको भी वही VCC मिल रहा है, इसको भी वही VCC मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम एक ही बाइसिंग वोल्टेज से जोड़े। अब मैंने कहा था कि डायरेक्टली कपल्ड, तो ये कपलिंग करना नहीं हुआ, ये तो सप्लाई बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना हुआ, ठीक है। कपलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर RE और ये देखिए RE1 है, ये RE2 है, तो चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर RE1 और RE2 के पैरेलल है, RE1 इज पैरेलल टू RE2, तो अभी मैं RE1 और RE2 का पैरेलल वैल्यू को मैं नेट निकाल लूं, तो आपको पता होगा कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/R जो नेट वैल्यू होगा वो 1/RE1 प्लस 1/RE2 फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हियर दिस इज द नेट वैल्यू, है ना। ये चूंकि पैरेलल सर्किट है तो RE1 और RE2 का हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालें, तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए हम मैं यहाँ पे RE बोल रही हूँ, जो कि नेट वैल्यू होगा RE1 और RE2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट वैल्यू होगा, वो RE हम निकाल लेते हैं। तो अगर वो RE का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम इसको अलग अलग ग्राउंडिंग नहीं करके अब हम इसको क्या करेंगे, एक कॉमन, यहां देखिए ये मैं कपलिंग कर रही हूं और ये हो गया RE, और अब इसको ग्राउंड कर रही हूं दिस। तो अभी भी इस सर्किट के वर्किंग में और इसके पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने क्या किया, पहले तो दोनों को अलग अलग जो VCC दे रहे थे बाइसिंग वोल्टेज, अब मैंने क्या किया कि दोनों को अलग अलग बाइसिंग नहीं, क्योंकि पैरेलली में हमको कनेक्ट करना था, इसको भी VCC चाहिए वोल्टेज, इसको भी VCC बाइसिंग वोल्टेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर ज्वाइन करके एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल लाइन होने की वजह से, यहाँ पैरेलल लाइन होने की वजह से यहाँ पर इनके वोल्टेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, हमें कपलिंग करनी है, डायरेक्ट कपलिंग, तो
E1 और E2 टर्मिनल को डायरेक्ट जोड़ दिया और उनके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में चेंजेस न आए, इसीलिए हम क्या किए, Re1 पैरेलल Re2 का नेट वैल्यू निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले और उसके जरिए अब ग्राउंड किए। तो अब ये जो होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये जो कॉम्बिनेशन निकला हुआ है और ये जो अब एक नया जो सर्किट तैयार हुआ, दिस इज डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर एंड दिस डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर एक्ट्स एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर। क्यों इसको बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर? बेटा ध्यान से सुनिएगा कि हमको पता है जब हम एक एम्पलीफायर का जब हम आउटपुट लेते हैं तो कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, है ना। तो यहां पर जब हम आउटपुट लेंगे इसके लिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम कलेक्टर 1 से मैं आउटपुट लेती हूं तो दैट विल बी V1, और इसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कलेक्टर 2 से आउटपुट मेजर करती हूं, यहां पर कैसे मेजर करना है, एक टर्मिनल ग्राउंड में रखेंगे वोल्टमीटर का, दूसरा टर्मिनल कलेक्टर 1 में रखेंगे, तो ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर में क्या आउटपुट मिल रहा है वो हमें पता चलेगा, तो उसको कहते हैं V1। और Q2 के लिए क्या आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मेजर करते हैं, कलेक्टर 2 और ग्राउंड के बीच में वोल्टमीटर लगाएंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो कहलाता है V2। ठीक है। अब मैंने कहा कि हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस एक नए डायग्राम को कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर। तो क्यों इसका नाम है डिफरेंस, ये देखिए ध्यान से। हमें पता है कि हम हमेशा वोल्टेज दो टर्मिनल्स के बीच में, दो पॉइंट्स के क्रॉस मेजर करते हैं, ठीक है। अब हमको यहां पर वो जो दो पॉइंट है, वो एक पॉइंट कलेक्टर 1, दूसरा पॉइंट कलेक्टर 2, अगर मैं वोल्ट मीटर को कलेक्टर 1 और कलेक्टर 2 के अक्रॉस रखूं तो यहां पर ये जो वोल्टेज मिलेगा वो इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए आउटपुट वोल्टेज कहलाता है, और वो आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू मिलता है V1। ये मैं लगा रही हूं इस तरीके का साइन, इस साइन का मतलब है विच वन इज ग्रेटर, है ना। अगर V1 ग्रेटर है तो V1 माइनस V2, अगर V2 ग्रेटर है तो V2 माइनस V1। तो क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हमने तैयार किया और हम यहाँ पर बेस 1 को RB1 बेस रजिस्टर के जरिए एक इनपुट वोल्टेज V1 दे रहे हैं और बेस 2 को हम ये रजिस्टर RB2 के जरिए एक दूसरा इनपुट वोल्टेज V2 दे रहे हैं, तो V1 का एम्पलीफाइड आउटपुट, इस V1 का, यहाँ पे सॉरी बेटा दो जगह मैंने V1 लिख दिया, इसको मैं VC1 लिखती हूँ और इसको VC2 लिखती हूँ, ठीक है। तो V1 इनपुट जो कि बेस B1 में दिया गया है, इसका एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है VC1, और V2 इनपुट जो कि बेस 2 में दिया गया है, इसका एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है VC2। और जब हम इन दोनों के बीच में C1 और C2 कलेक्टर के बीच में लेंगे तो हमें पता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज मेजर करते हैं उन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बताता है, इसीलिए यहां पर V0 इज इक्वल टू VC1 माइनस VC2 इफ VC1 इज ग्रेटर। अगर VC1 ग्रेटर है VC2 से, देन क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू VC1 माइनस VC2। और अगर VC2 ग्रेटर है VC1 से तो आपको क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू VC2 माइनस VC1। इस तरीके से ये दो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर्स, दो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को अगर हम इस तरीके से डायरेक्टली एमीटर कपल्ड कर दें और दोनों के कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट लें तो ये जो नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये कहलाता है डिफरेंस एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एंड दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर इसी स्ट्रक्चर में
और मॉडिफिकेशन करते हुए क्या बनता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, चूंकि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को बहुत डीप में स्टडी नहीं करना है। डिफरेंस एम्पलीफायर का हाई गेन कैसा हुआ, इसमें सर्किटरी को और बढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का IC 741 है, उसके अंदर में कई सारे एम्पलीफायर्स हैं। तो ये मैं बिल्कुल जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब बिगिनिंग में जब बनना स्टार्ट हुआ तो पहला स्टेप था ये। और एक्चुअल में अगर आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखोगे तो उसमें कम से कम 5 ब्लॉक्स होते हैं और उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो वो उस स्टेज के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। और ये इतना ही जानकारी अभी आपको रखना है कि एक्चुअल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनली में क्या सर्किटरी है। ये डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किटरी है। बट इसके ये तो मतलब मैंने समझाया डायरेक्टली कपल्ड का। डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर कैसे हुआ, लेकिन वेरी हाई गेन एम्पलीफायर बनाने के लिए, इसके गेन को बढ़ाने के लिए और फिर इसके आउटपुट को फिर नेक्स्ट स्टेज में, इसका जो आउटपुट मिला V0 उसको नेक्स्ट स्टेज में और उसके गेन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, और हाई गेन एम्पलीफायर लगाया जाता है। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी है जिसका अभी आप लोग को स्टडी नहीं करना, बट ओवरव्यू मालूम होना चाहिए, उसके एप्लीकेशन को समझना मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो उसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी सर्किटरी जो हैं उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को ही लेकर के डिजाइन किया जाता है। इसीलिए कम से कम एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डायरेक्टली कपल्ड ट्रांजिस्टर्स होते हैं और उस डायरेक्टली कपल्ड ट्रांजिस्टर के आउटपुट को फिर एम्पलीफाई किया जाता है, वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। तो ये ओवरऑल ऑपएम्प जो है बहुत ज्यादा क्या प्रोवाइड करता है, गेन प्रोवाइड करता है। और अगर मैं आइडियल बोलूं तो इन्फिनाइट गेन प्रोवाइड करता है। अगर आइडियल कंडीशन ले तो इन्फिनाइट गेन प्रोवाइड करता है, बट प्रैक्टिकली इंफिनिटी तो पॉसिबल नहीं है। तो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, और आपको पहले ही मैंने बताया कि एम्पलीफिकेशन जो रेंज है, या मैंने आपको बताया कि इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये पॉसिबल है। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो ऑपरेशंस हैं वो 0 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ऑपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको स्टडी करना है कि ये जो 741 IC जो है वो किस तरीके से हम उसको कॉपी में ड्रॉ करते हैं, या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने के लिए, डेरिवेशन समझने के लिए वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड में सर्किट सिंबल फॉर IC 741 ये जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है। और ये जो मैंने सिंबल बनाया है, मैंने कोई इंटीग्रल सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट अंदर की सर्किटरी नहीं बनाई है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इतना स्पेस बनाना, उसके अंदर में कई सारे ट्रांजिस्टर्स एसोसिएटरी सर्किट्स होते हैं, तो वो हमें स्टडी नहीं करना है। हम एक आईसी के सर्किट जो कि IC 741 है उसको, उस आईसी को सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये हमें देखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी एम्पलीफायर को ये जनरल, अब देखिए ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये ट्राइंगल हम जब बनाते हैं तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। जहां से हम इनपुट कनेक्ट करते हैं, इनपुट को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बनाना स्टार्ट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जो हम इनपुट पिन कनेक्ट करते हैं तो ऑपएम्प जो बनाएंगे तो उसका जो ट्राइंगल बनाने का सबसे पहला तरीका है कि हम जो ट्राइंगल बनाएंगे उसके लिए जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उसके ठीक मिड पॉइंट पे है, और ये इस तरीके से हमने वर्टिकल लाइन खींचा और
ये कोशिश करना है कि ये वाला जो मिड पॉइंट है उसी मिड पॉइंट पे ये मैंने पॉइंट लिया और इस तरीके से बनाया, तो ये देखने में इस तरीके से दिखाई देगा। एक जनरल एम्पलीफायर को सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में बनाया जाता है, जो कि एक ही इनपुट लेता है, उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। वी इन लेकर के वी आउट जो होगा वो वी आउट इज इक्वल टू उस वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई वी इन, है ना। वोल्टेज गेन आपको पढ़ाए हैं, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज गेन 10 है तो जो भी आप इनपुट दोगे वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। तो ये है जनरल सिंबल फॉर एम्पलीफायर। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अभी आपने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर का, उसमें 2 इनपुट थे, क्योंकि उस डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर में डिफरेंस एम्पलीफायर को हम देते हैं इनपुट, जो कि जिसमें 2 डायरेक्टली कपल्ड ट्रांजिस्टर्स होते हैं Q1 एंड Q2, और Q1 का जो बेस B1 है वो इनपुट टर्मिनल की काम करता है, और Q2 का जो इनपुट टर्मिनल है बेस B2 वो दूसरे इनपुट टर्मिनल की तरह काम करता है। तो ध्यान से सुनिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें ये 2 इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करता है एट अ टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये V1 एक इनपुट है और V2, V माने वोल्टेज, V माने वोल्टेज, तो यहां पर हम 2 वोल्टेज सिग्नल V1 और V2 प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर देख रहे हो आप कि जो इनपुट लाइन है, टर्मिनल है, उसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने यहाँ पे शो किया है, और एक आउटपुट, तो ये इट इज 741 या ऑपेम 741 इज 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सर्किट या आईसी। समझ में आ रहा? ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या कोई भी तरीके का, हम तो अभी आप 741 बता रहे हैं, दूसरे भी टाइप का अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, तो भैया मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम करेंगे तो अगर हमको जोड़ना है तो कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ना, है ना। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम को हम इस तरीके से IC741 इसके अंदर में लिखते हैं, ट्रायंगल के अंदर में। इस 741 IC के 2 इनपुट टर्मिनल हैं, और यहाँ पर आप कुछ नेमिंग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये IC के 7 पिन है। मतलब ये जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होगा, इसके 7 लीड्स होंगे, 7 टर्मिनल्स निकले होंगे, जो कि एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन के लिए है। ठीक है, तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर जो 3 है, ये इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करने, दीज आर नोन एज इनपुट टर्मिनल्स, व्हाइल सिंगल आउटपुट टर्मिनल इज टेकन फ्रॉम पिन नंबर 6। ये जो पिन का नंबरिंग है, ये आप लोगों को याद रखना है कि IC 741 7 पिन आईसी है, 7 पिन का आईसी है, 2 इनपुट टर्मिनल है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, और पिन नंबर 6 से क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। अब आपको पता है अच्छे से कि हम एक जनरल, एक सिंपल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको बायसिंग वोल्टेज देना पड़ता है प्लस वीसीसी, है ना, प्लस वीसीसी देना पड़ता है, ग्राउंड टर्मिनल देना पड़ता है, ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 है, ये प्लस वी और माइनस वी जो लिखा है, ये पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 जो एक्चुअल में बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए है। बायसिंग वोल्टेज IC 741 को 15 वोल्ट क्या दिया जाता है, बायसिंग वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है 15 वोल्ट। ठीक है, यहां पर देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर ये 15 वोल्ट है
है ना, एक को प्लस वो से इंडिकेट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव से, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच में जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो एक पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव से इंडिकेट किया जाता है। तो पिन नंबर 2, 3, 6, 7 और 4 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब पिन नंबर 1 और पिन नंबर जो 5 है, ये जो दो पिन है, यहाँ पे इसका नेमिंग किया गया है ऑफसेट नल। ऑफसेट नल का क्या मीनिंग है कि अगर मतलब ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 इंटरनली इस तरीके से सर्किट से कनेक्ट है कि अगर हम इनपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, मतलब यहां पर ये 0 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो आउटपुट में भी 0 वोल्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, ग्रोसरी खरीदने जाते हो, तो हर सामान को जब सामान नहीं है, बटखरा नहीं है, दोनों खाली है, दोनों तरफ पैमाना खाली है, सामान रखने का जो स्पेस है उसमें कोई सामान नहीं है, तो जो इंडिकेटर है वो 0 वैल्यू शो करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से कि चूंकि इसके अंदर में इंटरनली बहुत सारे सर्किट हैं, ट्रांजिस्टराइज सर्किट्स हैं और बायसिंग वोल्टेज भी कनेक्टेड है, तो इंटरनली रेजिस्टिव नेटवर्क और ट्रांजिस्टराइज सर्किट होने की वजह से हो सकता है कि यहां पर आपने कुछ इनपुट नहीं दिया हो, लेकिन कुछ वोल्टेज यहां आउटपुट में दिखाई दे, क्योंकि इंटरनली सर्किटरी, बहुत सारे सर्किट, रजिस्टिव सर्किट, ट्रांजिस्टराइज सर्किट है और बायसिंग वोल्टेज भी यहां पर कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि एक्चुअल यहां पर जो सिग्नल जिसको आपको ऑपरेट कराना है उसकी अनुपस्थिति में भी कुछ वोल्टेज यहां पर दिखाई दे। तो क्या किया जाता है, एक्सटर्नली पिन नंबर 1 और 5 के जरिए इसको 0 में सेट किया जाता है और उस सर्किटरी को, इंटरनल सर्किटरी को नल पोजीशन में सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर जो 5 है, इसको कहते हैं ऑफसेट नल। तो ये जो अभी एक्सप्लेनेशन मैंने किया, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ IC741। अब मैं बता रही हूं कि इन पिंस को पहचानना आप सीख गए, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग केवल इनपुट और आउटपुट, माने हम ये मान के चलते हैं कि जो IC741 है वो प्रॉपरली बायस्ड है और प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, कि हम अब उसको डायरेक्टली इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड करें तो आउटपुट वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरीके से इंडिकेशन किया जाता है IC741 का, जो आप स्टूडेंट्स को जानना है, एग्जाम में बनाना है। वो डायग्राम है ये सर्किट सिंबल, ठीक है, जिसमें आपको जानकारी होनी है कि 7 पिन का है, लेकिन मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए हम सिर्फ इतना ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसका मैथमेटिकल आउटपुट लिखते हैं। V0 इज इक्वल टू AV मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2। अब ये जो मैंने डायग्राम में के अकॉर्डिंगली ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, AV आप लोग जानते हैं, AV क्या है, वोल्टेज गेन है। दिस इज वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन जो है ये मैन्युफैक्चरर्स जो है, कितना वोल्टेज गेन ये प्रोवाइड करेगा, ये मैन्युफैक्चरर्स का दिया हुआ पैरामीटर होता है। नाउ हियर V1 माइनस V2, ये एक्चुअल में है VID। दिस इज VID, I माने इनपुट और D माने डिफरेंस। VID क्या है, देखिए यहां पर VID है V1 और V2 के बीच का न्यूमेरिकल डिफरेंस। क्या न्यूमेरिक डिफरेंस है, तो दिस इज नोन एज डिफरेंस इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इनपुट, क्योंकि हम जो इनपुट वोल्टेज यहां दे रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस क्या मिलेगा। अब क्यों मैं बार बार बोल रही हूं डिफरेंस, यहां पर देखिए कि एक पिन नंबर 3 जो है वो एक प्लस साइन से शो किया जा रहा है और पिन नंबर 2 को माइनस साइन से शो किया जा रहा है। जिसे प्लस साइन से शो करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। एंड पिन नंबर 2 इज
इनवर्टिंग टर्मिनल। अब आपको अगर इन्वर्ट का वर्ड मीनिंग मालूम हो तो इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। यहाँ पे तो हम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, तो वोल्टेज सिग्नल के उल्टा करने का क्या मतलब है ना? तो इसको समझना है। वोल्टेज सिग्नल को उल्टा करना मतलब फेज रिवर्सल कर देना, 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देना। यहां देखिए, अगर मैं V1 में एक ऐसी सिग्नल दे रही हूं जो इस तरीके से है, पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, तो जब वो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर करेगा तो वो उसी फेज में 0 डिग्री फेज में वो एंटर करेगा और ये सिग्नल सेम फेज में अंदर जाकर के प्रोसेस होगा। जबकि अगर V2 को मैं ड्रॉ कर रही हूं जो कि पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो अब ये वाला जो सिग्नल जो अंदर जाएगा तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट माने इन्वर्ट होकर के पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव सिग्नल की तरह जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 180 अब जिसको हम अगर +V2 बोल रहे थे तो ये अंदर जाकर के क्या हो गया, जो उसका पॉजिटिव वैल्यू था वो नेगेटिव चला गया, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चला गया। इसीलिए हम यहां लिखते हैं -V2, यहां लिखते हैं -V2। जिस वोल्टेज सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो वोल्टेज सिग्नल 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर के या इन्वर्ट होकर के फेज रिवर्स होकर के वो इस तरीके से क्या हो जाता है, माइनस के साथ में अंदर एंटर करता है, प्रोसेस होता है। और नॉन इन्वर्टिंग माने इन्वर्ट नहीं हुआ, तो नॉन इन्वर्टिंग जो है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट या नो फेज शिफ्ट माने सेम फेज में वो अंदर जाकर के प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो इनपुट मिल रहा है वो है डिफरेंस इनपुट, किसके किसके बीच का, V1 और V2 के बीच का। द एक्चुअल इनपुट इज डिफरेंशियल इनपुट VID, एंड व्हाट इज VID? VID इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। तो इस तरीके से जो आउटपुट मिलेगा वो ये जो डिफरेंशियल इनपुट है इसको वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई करके, उतना वोल्टेज गेन टाइम्स करके वो क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द output signal of operational amplifier and how we get output that I have explained here। इसमें प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। नाउ अप टू दिस पॉइंट आपको कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो? नाउ देयर आई एम explaining you ideal operational amplifier characteristics। ideal operational amplifier characteristics। हर एक नए डिवाइस को जानने से पहले उसका क्या क्या पैरामीटर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आपको अभी सर्किट दिखाया था, अब इसको मैं और थोड़ा सा नए तरीके से ड्रॉ कर रही हूं। सेम चीज को मैं ड्रॉ करूंगी और आपको जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बेसिकली 3 टर्मिनल दिखाते हुए, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग, पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 3 जो नॉन इन्वर्टिंग है इसको V1 वोल्टेज से इंडिकेट करते हैं और इन्वर्टिंग को V2 से इंडिकेट करते हैं। आउटपुट जो कि 6 नंबर पिन से ले रहे हैं उसको आउटपुट वोल्टेज V0 से V आउटपुट से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब आपको पहले मुझे बताना होगा कि ये ओपन लूप का क्या मीनिंग है, वोल्टेज गेन। ठीक है, देखिए ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो है विदाउट फीडबैक सर्किटरी, विदाउट फीडबैक, और जो दूसरा है वो है विद फीडबैक, विद फीडबैक। ठीक है, तो
विदाउट फीडबैक को बोलते हैं ओपन लूप। विदाउट फीडबैक, यह जो विदाउट फीडबैक है ये किस नाम से जाना जाता है? ओपन लूप सर्किटरी। ओपन लूप माने कोई लूप नहीं है, ठीक है। और विद फीडबैक जो है वो विद फीडबैक को जाना जाता है किस नाम से? क्लोज्ड लूप सर्किटरी। क्लोज लूप सर्किटरी। आगे भी आप लोग और जब आगे पढ़ेंगे तो क्लोज लूप, ओपन लूप, कंट्रोल सर्किटरी पढ़ेंगे तो क्लोज लूप सर्किट, ओपन लूप सर्किट का शब्द का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होता है। लूप माने सर्किट, लूप माने सर्किट जिसमें एक पॉजिटिव से एक कंप्लीट सर्किट कंप्लीट होकर के नेगेटिव या ग्राउंड पे खत्म होता है ना। अब यहां पर देखिए, अभी ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का मैंने डायग्राम बनाया है, अगर यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स V1 और V2 आप कनेक्ट करते हो, जिसका डिफरेंस यहाँ पर 2 और 3 टर्मिनल के बीच में मिलेगा, तो उसको ये जो 741 आईसी है वो AV टाइम मल्टीप्लाई करके उस गेन को आउटपुट में, उस गेन से मल्टीप्लाई करके उस डिफरेंस को क्या करेगा? एम्पलीफाई करके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक, फीड माने प्रोवाइड करना, बैक माने उल्टे तरीके से प्रोवाइड करना। तो फीडबैक का मतलब क्या है? जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है वो आउटपुट में वोल्टेज को देखिए, मैं आपको, अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया हो, दो सर्किट तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। विदाउट फीडबैक जिसे ओपन लूप सर्किट कहा जाता है, विद फीडबैक जिसे क्लोज लूप सर्किट कहा जाता है। अब एक चीज जान के रखना है बेटा कि जो V1 वोल्टेज दिया जाता है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो हम V1 वोल्टेज दे रहे हैं वो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देते हैं, और V2 वोल्टेज देते हैं वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया जाता है, और जो V0 वोल्टेज मेजर किया जाता है वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही मेजर किया जाता है। ग्राउंड और इस टर्मिनल के बीच में क्या वोल्टेज है? V0, ये चीज, ठीक है। तो ये आप लोग को जान के रखना है कि जब भी हम किसी सर्किट को या किसी लूप में अगर हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो सोर्स हमेशा हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कनेक्ट किया जाता है, ग्राउंड के और टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो चीज मैंने अभी ड्रॉ किया है, ग्राउंड टर्मिनल्स, ये हम बार बार उसको नहीं दिखाते हैं, ये मान के कि ये अंडरस्टूड है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को समझने वाला स्टूडेंट हो या टेक्नीशियन हो या इंजीनियर हो, उसको इस बात का नॉलेज होना ही चाहिए कि जो इनपुट में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया जाता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किया जाता है, और आउटपुट में जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, आपको समझाने के लिए मैंने वो ड्राउंड बना करके दिखाया। अभी नहीं भी बना है तो आपके दिमाग में ये होना है कि हाँ वहां पे ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पर फीडबैक का मतलब क्या है? अगर ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, अगर मैं इस आउटपुट वोल्टेज को एक रजिस्टर के जरिए यहां पर लेके मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। मैंने ये देखिए मैंने क्या किया, पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर इस पॉइंट और ये V0 वोल्टेज अगर ये R के जरिए मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो इसका वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंगली इस वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन इस R के अक्रॉस ड्रॉप होगा, जो यहाँ पर 2 को मिलेगा, पिन नंबर 2 में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूं, फीडबैक का वर्ड मीनिंग ये होता है कि अगर आउटपुट वोल्टेज का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन, और कभी कभी तो पूरा ही अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखिए अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये यहां पर देखिए अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो पूरा का पूरा V0 से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। ये इस पॉइंट पर 2 पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू V0, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज का कुछ हिस्सा कैसे लेते हैं, उससे एक रजिस्टर लेकर के हम अगर किसी पॉइंट से कनेक्ट करें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंगली वो उस रजिस्टर का जो जितना कैपेसिटी होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस होगा। तो आउटपुट वोल्टेज V0 का कुछ हिस्सा उस वोल्टेज जो कि रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा, इसको RF से इंडिकेट करते हैं, और इस RF का नाम है फीडबैक रजिस्टर।
इसको बोलते हैं फीडबैक रजिस्टर। तो अगर फीडबैक रजिस्टर के जरिए आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन हम इनपुट में वापस से फीड करते हैं तो वो कहलाता है क्लोज लूप सर्किट या फीडबैक सर्किट। ठीक है, तो अभी जो मैंने इसके पहले जो एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो सर्किट है ये ओपन लूप सर्किट है। इसमें कहीं से भी आउटपुट का कोई पोर्शन हम इनपुट में वापस नहीं भेज रहे हैं, तो ये ओपन लूप सर्किटरी कहलाता है। और ये वाला जो एवी है, दिस इज ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। ठीक है, और यही जो वैल्यू है ओपन लूप वोल्टेज गेन, ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इंफिनिटी होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो इंफिनिटी होना चाहिए, माने इनपुट में जो भी डिफरेंस मिल रहा है वीआईडी वो इन्फिनाइट टाइम्स होकर के, माने मैक्सिमम होकर के हमें मिलना चाहिए। आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन में ये जो वैल्यू होती है वो मेगा रेंज तक जाती है, 10⁻6 टाइम्स तक ये जाती है। ठीक है, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। आज इतना ही। इतने पोर्शन में अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टॉप। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। मैम